Hello, good evening, everyone. So, my dear friends, we are going to start today's current affairs. Okay, 5th of December 2025. Okay. So, from today's newspaper, we have some good articles. Okay, I will tell you first of all which articles I am going to discuss today. Okay. So, सबसे पहले I am going to discuss right to life. Okay, right to life, Article 21. Why this is in news? Right to life. Why I have to discuss this news with you people? Because in Article 25, right to life. Sorry, Article 21, I will be discussing in relation to recent bail given to one accused whose trial has not been started for past 5 years. Okay, now Supreme Court, Bombay High Court has said that you cannot keep pending so much when trial has not started. Why have you kept accused behind the bars for 5 years? Okay, because right to speedy trial is also a fundamental right under Article 21. This is first article. Winter session in Lok Sabha. This is the Hindu editorial, which talks about how this is going to be a small session, but few very good things are going to come into discussion. World Soil Day, how soil is important, particularly in urban development. Okay. Then Central Excise Amendment Bill 2025, which I have discussed yesterday also. Today, some remaining part. Okay. Then Mahad Satyagrah. This is related to socio-cultural reforms, particularly for upliftment of the Dalits, tribals in Mumbai. This Mahad Satyagrah under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Okay. Then India and Russia, because Russian President Vladimir Putin is on visit to India. Okay, what are its implications, how it is going to be shaping India's trade strategy and how it is going to be important for future. Get the point? So ये सारे points हम discuss करेंगे. तो पहला आर्टिकल जो है वो किसका है? प्रोफेसर हैनी बाबू, जो भीमा कोरेगांव केस में 5 साल पहले उसको अरेस्ट किया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने. 5 साल पहले तो सबसे पहले कि ये इंसिडेंट कब हुआ. ठीक है, भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट है ये कब हुआ. ठीक है, उसके बाद इस इंसिडेंट में अभी तक ट्रायल क्यों नहीं हुआ. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई. ठीक है, अगर मैं आपको इस केस का थोड़ा ब्रीफ बता दूं तो दिसंबर 31 2021, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को जो है इसमें इसको 2017 में इसने एक स्पीच दे दिया इन भीमा कोरेगांव एरिया. ठीक है, अब उस स्पीच की वजह से क्या हो गया, कास्ट वायलेंस हो गया मुंबई में. क्या हो गया? कास्ट वायलेंस. ठीक है, उसके बाद इसका जो है सर्च चला. ठीक है, उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है, सिंस 2020 अप्रैल, अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर 2025. नो ट्रायल हैज बीन स्टार्टेड. अभी तक इसका केस ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ. तो 4-5 साल से ये बिना ट्रायल के जस्ट लैंग्विशिंग इन द जेल. ठीक है, तो हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट ने क्या कहा कि इसको जो है बेल देना जरूरी है. ठीक है, और उसको बेल दे दिया. क्यों? कहा कि ये इट इज अ केस ऑफ राइट टू लाइफ. आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 21 में एक राइट टू लाइफ के अंदर एक क्लॉज है जिसका नाम है राइट टू स्पीडी ट्रायल. राइट टू स्पीडी ट्रायल और क्विक जस्टिस. ठीक है, ये कौन सा स्पीडी ट्रायल है कि आप 5 साल से एक इंसान को कस्टडी में रख रहे हो और उसके लिए उसके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी तक उसका केस भी शुरू नहीं हुआ. ये राइट टू स्पीडी ट्रायल के बारे में कई सारे केसेस हैं, जैसे कैलाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. कैलाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. कैलाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यू कैन नॉट कीप समवन लैंग्विशिंग इन द जेल फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, बेटर यह है कि उसके खिलाफ ट्रायल शुरू करो और इफ वो कन्विक्टेड है तो पनिशमेंट, अगर वो कन्विक्टेड नहीं है तो उसको फ्री करो. ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले जो ओरिजिन है ये है बेसिकली हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979. यहां से राइट टू स्पीडी ट्रायल. हाँ, हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और वो कहां से निकलता है? आर्टिकल 21 से उसका ओरिजिन होता है. ठीक है, इसके अलावा कई सारे केसेस हैं, लेकिन एक दो रिसेंट केसेस अगर मैं आपको बताऊं तो यू मस्ट रिमेंबर 1 or 2 इंपॉर्टेंट केसेस. ओके, लाइक there is one case of 2023, that is Likman Ram versus Lakshman
इट इज रिटन एज लक्ष्मण, लेकिन जो जजमेंट है उसमें लिखा है LICCMN, लिकमन। ओके, सो बेटर इट इज टू प्रोनाउंस इट एज लक्ष्मण राम वर्सेस स्टेट 2023। ये 2023 का एक केस है जिसमें ये बताया गया है कौन से स्टेट है, मेनली इट इज अगेंस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट कीप पीपल languishing, you need to give them bail if you are not starting trial against them. Okay, then Satyendra Kumar Antil versus CBI 2022. Okay, Satyendra Kumar Antil versus Central Bureau of Investigation 2022। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल जो है वो क्या है, वो एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और इस न्यूज़पेपर में, इस आर्टिकल में भी ये बताया कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन विदाउट एनी ट्रायल अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ एन एक्यूज्ड एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको राइट टू स्पीडी ट्रायल के बारे में बताया कि एक इंपॉर्टेंट राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 से निकलता है और सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में इसको अफर्म किया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा न्यूज़ जो हमने लिया है वो किससे है, दैट इज फ्रॉम एन एडिटोरियल। वो एडिटोरियल क्या है कि फ्रीज एंड थॉ, पार्लियामेंट शुड नॉट रिड्यूस टू ए पॉलिटिकल स्टेज। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेज मींस आप पॉलिटिक्स ड्रामा नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। करना क्या है वहां पे, दैट इज अ स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग, यू मस्ट फोकस ऑन लॉ मेकिंग। ठीक है, कैसे लॉ मेकिंग के ऊपर फोकस करोगे, हमारे इस समय आपको पता है कि विंटर सेशन जो है वो चालू हो रखा है। ठीक है, विंटर सेशन शुरू कब हुआ, विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ 15 सिटिंग्स होगी। सेशन का मतलब पीरियड फॉर विच द हाउस इज गोइंग टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, वो पीरियड जिसके लिए हाउस मिलेगा, काम करेगा। एक सेशन होता है, जैसे अभी हमारा 1 से लेके 19 18 दिन का विंटर सेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें आप सिटिंग सिर्फ 15 करोगे, ओनली 15 सिटिंग्स। व्हाई 15 सिटिंग्स, मॉर्निंग सिटिंग, आफ्टरनून सिटिंग। एक सेशन के अंदर कई सारी सिटिंग्स होती हैं, डे में पर्टिकुलरली फोरनून एंड आफ्टरनून। ठीक है, तो सिर्फ 15 सिटिंग्स करोगे, इसका मतलब ये बहुत स्मॉल टाइम है, तो इसमें आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बेटर यू डिस्कस रियल इश्यूज ऑफ पीपल, और उसमें आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करके लॉज को पास करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इन टोटल 15 दिनों में आपके पास 14 बिल्स जो है वो प्रपोज्ड थे, जिसमें से कुछ पास भी हो गए, जिसमें एक बिल मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज रिलेटेड टू एक्साइज ड्यूटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025, जो मैंने कल आपको बताया। ठीक है, अब इसमें एक जन विश्वास बिल है जो लीगल सिस्टम को, जो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्या करेगा, अमेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन बिल है। ठीक है, उसके बाद कई सारी जो है बिल्स हैं, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि 15 दिन में 14 बिल पास करना, मतलब सेंटर ने गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड कर लिया है कि पर डे एक बिल पास करना है। इसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, अपोजिशन से बात नहीं की कि ऐसा हम करेंगे। और दूसरा, अपोजिशन से डिस्कस करने के बगैर इसके लिए एक टर्म द हिंदू में यूज की गई कि ये सेंटर का यूनिलेटरलिज्म है। क्या है, सेंटर का यूनिलेटरलिज्म है कि सेंटर अपनी तरफ से क्या कर रहा है, खुद ही जो है वो डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यूजीसी के बारे में बताया हायर एजुकेशन में कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसमें सेंटर का मेनली रोल है यूजीसी के अंदर। तो हायर एजुकेशन बिल इसी को अमेंड करेगा, सेंटर के यूनिलेटरलिज्म को। इसमें स्टेट्स का भी रोल जो है वो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल, नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल, कई सारे बिल्स जो है वो हमको इसमें इंट्रोड्यूस करने, पास करने हैं। पॉइंट ये है, आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पे भी डिबेट करना है। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी, रेड फोर्ट ब्लास्ट के ऊपर भी डिबेट करना है। ठीक है, तो आपके पास डिबेट करने के लिए टाइम कम है क्योंकि सिटिंग्स बहुत कम है। इसलिए अब रूलिंग पार्टी जो है वो ये कह रही है कि ये पॉलिटिक्स करने का प्लेटफॉर्म नहीं है पार्लियामेंट, यहाँ पे लॉ बनाने का प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिक्स कहीं और भी की जा सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल रिटन इन द आर्टिकल। ऑल्सो वन मोशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज टू बी डिस्कस्ड। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर मोशन मतलब एक ओपिनियन, फ्लो ऑफ ओपिनियन इन द हाउस, फिर कुछ लोग उसे फेवर करते हैं, कुछ लोग उसे अपोज करते हैं, दैट इज बेसिकली मोशन। तो मोशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। दिस इज द second news. Get the point? Okay, then third news is basically
दिस अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ। ये बेसिकली 5th ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे डिक्लेयर किया किसने? 5th दिसंबर इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, कौन डिस्कस करता है, कौन डिक्लेयर करता है इसको? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके अंडर है? यूनाइटेड नेशन, अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। आई टोल्ड यू देयर आर वेरियस एजेंसीज, वन सच एजेंसी, वन सच ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसने डिक्लेयर किया 5th दिसंबर को क्या? वर्ल्ड सॉइल डे। अब सॉइल का इंपॉर्टेंस अर्बन एरिया में बताया, क्या बताया, और थीम क्या है इस साल का? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। थीम्स हमेशा याद रखा करो, इंपॉर्टेंट डेज के, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। तो हेल्दी सिटीज का मतलब अर्बन एरियाज जो है वो ज्यादा फोकस में रहेंगे। ठीक है, अब अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली हम इतना बिल्डिंग और एनक्रोचमेंट कर चुके कि सॉइल वाला एरिया जो है बहुत कम रह गया, या तो पार्क्स के अंदर या तो कहीं पे ट्री कवर है उसके अंडर। और उसमें भी हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा हम इरोजन कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, जबकि अर्बन सॉइल को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं। और अर्बन सॉइल को इस आर्टिकल में क्या कहा गया? ये एक अनसंग हीरो है अर्बन सस्टेनेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि ये लिविंग फिल्टर है, ये फिल्टर करता है कई सारी चीजों को। कार्बन स्क्वेस्ट्रेटर है, कार्बन को स्क्वेस्ट्रेट करता है, सक आउट करता है। उसके बाद नेचुरल स्पॉन्जेस ये हैं, कार्बन सिंक्स हैं। ठीक है, राइट बीनीथ आवर पार्क्स एंड स्ट्रीट्स एंड कम्युनिटी गार्डन्स, ये हमारे लिए एक सेवियर्स है, सॉइल है। लेकिन हमारा जो हेल्थ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेलबींग ऑफ सॉइल से। सॉइल अगर कंटेमिनेट हो गया, उससे आपका कोई भी चीज जो है वो कंटेमिनेशन से नहीं बच सकता। नीदर योर फ्रूट, ग्राउंड वाटर, एवरीथिंग विल बी कंटेमिनेटेड। और ये कहा गया है कि एक चम्मच जो अगर आप सॉइल लोगे, हेल्दी सॉइल, उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ह्यूमन एंड एनिमल लिविंग बींग के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो सॉइल का हमारे जिंदगी में रोल क्या है? आज की डेट में ये कह रहा है कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हमको क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा कम्बैट करने के लिए। कम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को फाइट करता है कैसे? बाय सकिंग आउट एक्स्ट्रा कार्बन फ्रॉम द एनवायरमेंट, कार्बन स्क्वेस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा काम सॉइल क्या करती है? दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि सॉइल से जो है फ्लडिंग प्रिवेंट हो सकती है। वो कैसे? वाटर जो है वो काफी सारा वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, स्पॉन्ज की तरह ये एक्ट करती है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर को कंसिस्टेंटली क्या करती है? रिप्लेनिश करती है। तो सॉइल क्या करती है? वाटर मैनेजमेंट और फ्लड प्रिवेंशन में हमारा हेल्प करती है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड प्रिवेंशन, इसमें भी ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें ये बताया है कि अर्बन फूड और बायोडाइवर्सिटी को सिस्टम को ये कंसिस्टेंटली रिसाइकल करती है। ठीक है, इन अर्बन फूड एंड बायोडाइवर्सिटी, अर्बन फूड एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मींस द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन एरिया। तो जितनी ज्यादा स्पीशीज होती है एक एरिया के अंदर, उतनी ज्यादा इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या करती है? मेंटल और फिजिकल वेलबींग जो है वो मेंटेन करती है। क्योंकि एक पॉपुलर टर्म है एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में, जिसको कहते हैं विटामिन एन। हालांकि विटामिन एन कोई विटामिन एज सच नहीं है, लेकिन विटामिन एन किसके लिए लिखा जाता है? नेचर के लिए। ठीक है, ये केमिकली एग्जिस्टिंग कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि नेचर जो है वो ह्यूमन को कई सारी चीजों से हील करती है। इसलिए नेचर के साथ कांटेक्ट रहना, दैट इज विटामिन एन। ठीक है, कांटेक्ट विद नेचर और विटामिन एन, दिस इज मेंशन इन द आर्टिकल। अर्बन ग्रीन स्पेसेस जो है वो क्या करते हैं? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन अर्बन एरियाज में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड सॉइल जो है इस समय क्या हो चुकी है? डिग्रेड हो चुकी है, और पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में तो और ज्यादा डिग्रेडेशन है। ठीक है, अब ये कंटेमिनेशन जो है इस किस वजह से है? हम काफी सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डालते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, काफी सारा हमारा जो है जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी वजह से हम सॉइल को डिग्रेड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का लॉस हो रहा है धीरे धीरे, ओपन डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक एटसेट्रा की वजह से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉइल को कई सारे सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम अपनी अनहेल्दी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से सफोकेट करके किल कर देते हैं। सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से प्लांट ग्रोथ कम हो जाता है और फूड सेफ्टी में काफी ज्यादा थ्रेट्स इमर्ज होती हैं। अब करना क्या? 5 तरीके बताए हैं इसमें, जो ब्लूप्रिंट बताया सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देयर आर 5 वेज। ओके,
5 ways have been told. ओके, पहला क्या कहा गया है कि हेल्दी सिटीज के लिए हेल्दी सॉइल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा तरीका जो बताया गया है उसमें की एक्शंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने जो बात की है, सबसे पहले क्या करना है, अर्बन सॉइल का रिस्टोरेशन करना है और प्रोटेक्शन करना है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ अर्बन सॉइल, ठीक है। उससे होगा क्या कि जितनी भी डिग्रेडेड लैंड है सबसे पहले उसको रिट्रीव करेंगे और उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे, उसमें कई सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे। उसकी वजह से सॉइल का जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी और उसका जो वैल्यू है फॉर एनवायरमेंट के लिए वो भी ज्यादा हमारी तरफ वो हमारे लिए रिट्रीव हो जाएगा। दूसरा क्या कहा कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, रादर देन बिल्डिंग अनसस्टेनेबल नॉन इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद अर्बन एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, फ्रेश फूड भी मिलेगा लोगों को अर्बन सेंटर्स पे, और रिक्रिएशन और सॉइल बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद चौथा जो तरीका बताया गया है वो क्या बताया है कि रिस्पॉन्सिबल सॉइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू गो फॉर रिस्पॉन्सिबल सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सॉइल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जितना भी सॉइल हमारे पास है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज करके, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें नेटिव स्पीशीज को प्लांट करने से और मल्चिंग करने से। मल्चिंग क्या है, मल्चिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉइल कवर करते हैं ताकि उसका मॉइस्चर लॉस ना हो। कवर किससे करते हैं, इन रेयर केसेस प्लास्टिक कवर से, वरना हम ऑर्गेनिक मैटर, लीव्स, वुड का छिलका, बार्क ऑफ वुड एटसेट्रा एटसेट्रा, इन चीजों से जब सॉइल कवर करते हैं ताकि सॉइल में फर्टिलिटी लॉस ना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को हमने देखा, अच्छा तब 5th तरीका क्या कहा है, सॉइल लिटरेसी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, और जितना हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है उसको कंपोस्टिंग करके और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करके वापस सॉइल में डालना, ठीक है। तो ये सारे तरीके बताए गए हैं कि सॉइल को कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। मेंस के लिए ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, आपके इकोलॉजी और एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी और आपके ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। दिस वाज आर्टिकल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ऑलरेडी हम शायद कल डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका आज डिस्कशन करेंगे। दैट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट अप्रूव्स द बिल टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको, ठीक है। टोबैको पे हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें निर्मला सीतारमण जी का थोड़ा सा और भी क्लैरिफिकेशन आज आया है कि पहले जो है अंडर जीएसटी हमने टोबैको को रखा था 28% प्लस सेस, या सॉरी कंपनसेशन सेस, हाँ, प्लस कंपनसेशन सेस मिला के ये जा रहा था अप टू 40%। ये जा रहा था कहां तक, अप टू 40%। अब जो हम ये कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है, क्योंकि जीएसटी जो रिफॉर्म आया जीएसटी 2.0 उसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा जीएसटी सेस, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमने क्या कर दिया, एक्साइज ड्यूटी अमेंड कर दिया ताकि हम टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा सके, और नटशेल में हम वापस भी ये कितना ही लाएंगे, नटशेल में वी विल अगेन ब्रिंग इट बैक टू 40%। सो टोबैको प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, बीडी वर्कर्स को दे शुड नॉट वरी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम अगेन एट पार विद द अर्लियर रिजीम। पहले जैसा ही रेट्स जो है वो अब भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है महद सत्याग्रह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के टाइम पे महद सत्याग्रह के 2 जो है मार्च 1927 में जो है ये महद सत्याग्रह का पहला जो है ये टाइम पीरियड है, महद सत्याग्रह 1, ठीक है। और उसके बाद ये जो महद सत्याग्रह है, बेसिकली व्हाई वी कॉल इट महद सत्याग्रह, बिकॉज महद एक प्लेस है, ठीक है। बॉम्बे प्रोविंस में महद एक प्लेस है, महद तहसील इन बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है। वहां पे हाई caste people were treating Dalits with contempt. With contempt means disrespect and disgrace, ठीक है। इसलिए महद से प्लान किया उन्होंने कि एक हम मार्च लॉन्च करेंगे, हम एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, हम ब्राह्मणिकल जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। अब ये महद सत्याग्रह कहां से शुरू होता है, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स के लिए और वाटर डेमोक्रेसी। वाई वाटर डेमोक्रेसी, क्योंकि वाटर जो है
पर्टिकुलरली पब्लिक प्लेसेस से, उसके लिए एक्सेस था सिर्फ ब्राह्मण्स को, रिच और हाई कास्ट के लोगों को, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स और वाटर डेमोक्रेसी के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1923, दैट वाज कॉल्ड एज बोल रेजोल्यूशन और बोले रेजोल्यूशन, ओके। This resolution was why it was called Bole resolution? It was initiated by S.K. Bole. S.K. Bole in 1923. In 1923, ठीक है। तो बोले रेजोल्यूशन बिकेम द बेसिस फॉर महाद सत्याग्रह, ठीक है। अब ये महाद सत्याग्रह लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ बेसिकली 1926 से इसका शुरुआत हुआ। 1926 में वहां के एक लोकल लीडर थे लोअर कास्ट के, रामचंद्र चंद्रोकर, ठीक है। रामचंद्र चंद्रोकर में नेम मेंशन्ड हियर, ठीक है। रामचंद्र चंद्रोकर ने पब्लिक वेल में क्या कर दिया? छलांग लगा दिया कि अब आप इसको ये नहीं बोलोगे कि इम्प्योर हो गया, क्योंकि लो कास्ट के आदमी ने इसके अंदर छलांग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कई सारी चीजें जो है इसमें कंटिन्यूअसली की गई, कई सारी एक्टिविटीज, कई सारे लोग इसमें जुड़े। फाइनली बी आर अम्बेडकर को चुना गया कि महद जो है, बी आर अम्बेडकर ने चूज किया महद इज द साइट जहां से हम लॉन्च करेंगे सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड हाई कास्ट डोमिनेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स लो कास्ट, ठीक है। तो ये सत्याग्रह 1927 में फाइनली महद 1.0 स्टार्ट हुआ 1927 में, और कई सारे लोग जो है वो स्ट्रीट्स पे मूव करने लगे और लोगों से पानी मांगने लगे, हाई कास्ट लोगों से। हाई कास्ट लोगों ने मना कर दिया, तो इसलिए उन्होंने फिर कई सारा पानी परचेज करके और महद सत्याग्रह को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए कंटिन्यूअसली क्या करा, ये स्लोगनियरिंग करी, अवेयरनेस करी, और लोगों को क्या किया, कंटिन्यूअसली फोर्स किया कि वो लोग क्या करें, जो है ये वाटर डेमोक्रेसी को रिस्टोर होने दे, एस्टेब्लिश होने दे, हर किसी को इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट वाटर की तरफ एक्सेस मिले। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक फोर्टनाइटली पब्लिकेशन भी लॉन्च करी जिसका नाम है बहिष्कृत भारत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि हु लॉन्च दिस पेपर और दिस पब्लिकेशन, बहिष्कृत भारत, बाइकॉटेड इंडिया, हाँ, फॉर द पीपल ऑफ लोअर कास्ट जो बाइकॉटेड थे कई सारी पब्लिक प्लेसेस से। बहिष्कृत भारत was a fortnightly magazine publication which was started by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar started Bahishkrut Bharat, in which various articles, various literature was written to question and challenge the main dominating feature of the Brahminical caste. Okay, then finally it continued over a long period, and again in November, this is March 1927, again in November 1927, this is the Mahad 2.0 Satyagrah. Okay, this was all related to caste. Okay, now question in mains can be from this very line. Mahad 1.0 and Mahad 2.0 were instrumental in shaping the idea of India and the ethics of its constitution. So this Mahad 1.0 and Mahad 2.0 became the basis for which Dr. B.R. Ambedkar advocated the right to equality in Article 14 of the Constitution, abolition of untouchability in Article 17 of Indian Constitution. So many things were done in the Constitution, keeping these became the basis later on. Okay, moreover, some more issues. One more question. The end can be achieved through gendered means only. Gendered means only when you will bring women also. Why? Because in Mahad 2.0, women were brought into the revolution. Okay. Then a resolution was also passed in which it was said that the justices which are inflicted upon the Shudras, we need to challenge them everywhere in all the forms. Okay. Now people said that ये तो ancient law book written by Manu, जिसका नाम law book का नाम है मनुस्मृति, ठीक है। ये तो मनुस्मृति से ही है, ब्राह्मण, शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रियास, है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कर दिया, पब्लिकली इसको जला भी दिया, बर्निंग ऑफ मनुस्मृति बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, एंड this concept of gendered notion of ending the discrimination against Shudras was introduced, and hence December 25 is also celebrated in India as Women's Liberation Day, because
on this very day, December 2020, sorry, December 25, 1927, 1927, 5th December, 5th December. Okay, women were brought into the mainstream of Mahad Satyagraha 2.0, and also Manusmriti was burnt by Dr. B.R. Ambedkar in order to show that if this book gives legality to discrimination, we don't need this book anymore. Get the point? So ये सारा महद सत्याग्रह मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हिस्ट्री के पेपर में, हम सोचते हैं बुक्स में तो ये पढ़ा नहीं, तो वो फिर ये न्यूज़पेपर से ही होते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है. अब नेक्स्ट, इसके बाद इंडिया और रशिया. ठीक है. पुतिन्स विजिट इज ए टाइट रोप. टाइट रोप मीन्स बड़ी ही एक विडंबना वाली सिचुएशन है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इस समय कई सारी चीजों से जूझ रहा है. मेनली जो यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, तो इसकी वजह से इस समय पे रशिया के प्रेसिडेंट का विजिट इंडिया में, ये जो है बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे हमें चैलेंजेस की तरफ एक्सपोज कर सकता है. ठीक है. हालांकि वो जो यहाँ पे आए हैं उसके लिए मेनली हम जो है, अभी हमने रिसेंटली अगर आप देखोगे रशियन ऑयल, हम रशिया से मैक्सिमम अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रशियन ऑयल का एक डेटा आया कि कंसिस्टेंटली ये क्या कर रहा है, हम एक्सपोर्ट इसका क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. रशियन ऑयल का इंपोर्ट हमने रिड्यूस करा और हम अब इंपोर्ट यूएसए से करने वाले हैं. समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद कई सारी चीजें जो है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. अभी डिस्कशन हुआ नहीं, जब होगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ठीक है. और हम इंडिया रशिया लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, हमारे लेबरर्स रशिया के अंदर कैसे जा सकते हैं और वहां पे अपनी अर्निंग कर सकते हैं रोजगार की. ठीक है. इंडिया रशिया लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट. ठीक है. लेबर मोबिलिटी के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. और मेनली जो है इस समय हम रशिया के साथ अपना एक्सपोर्ट बूस्ट करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि बाकी सारी कई सारी मार्केट्स जो हमारी अनसर्टेन हो गई, जिसकी वजह से मैंने आपको प्रीवियस वीक में पढ़ाया था, ट्रेड डेफिसिट भी हमारा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है. मींस हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं. तो अल्टरनेट एक्सपोर्ट रूट्स हमको ढूंढने हैं. रशिया के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा एक ऑलरेडी 2024 में हमने ईस्टर्न मैरीटाइम रूट स्टार्ट किया है. ये एक अल्टरनेट रूट है, शॉर्ट रूट है, जो पहले लॉन्ग रूट था हमारा रशिया के साथ. अब हमने ईस्टर्न मैरीटाइम रूट जो है वो कहां से कहां कनेक्ट करेगा, चेन्नई टू एक पोर्ट है रशिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज व्लादिवोस्टॉक. ओके, व्लादिवोस्टॉक पोर्ट. ओके, व्लादिवोस्टॉक पोर्ट ऑफ रशिया, चेन्नई टू रशिया. ईस्टर्न मैरीटाइम रूट हमने 2024 में ओपन करा. अपने इससे हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी कम होगा, टाइम ऑफ एक्सपोर्ट भी कम होगा, और हमें इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा कि हम रशिया की तरफ अपना ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे. ठीक है. सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलाक्का स्ट्रेट से ये पास करेगा. ठीक है. ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं. सी ऑफ जापान और साउथ चाइना सी और मलाक्का स्ट्रेट. ठीक है. स्ट्रेट स्मॉलर थिन वाटर बॉडी, मलाक्का स्ट्रेट से पास करता हुआ ये रशिया को जाएगा. ठीक है. मैं ट्राई करूंगा कि एग्जिस्टिंग रूट आपको बता पाऊं वो वर्ल्ड मैप के ऊपर, और अपना ये वाला ईस्टर्न मैरीटाइम रूट बता पाऊं वर्ल्ड मैप के ऊपर. ठीक है. उसके लिए थोड़ा सा रफ आइडिया लेना पड़ेगा वर्ल्ड मैप का. ठीक है. लेट अस सपोज ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया. ठीक है. और ये वाला पार्ट जो है पूरा, दिस वन इज बेसिकली रशिया. एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं. ठीक है. हमारा जो पुराना रूट है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू. दिस इज रफ मैप, नॉट टू द स्केल, प्लीज अंडरस्टैंड. हाँ, ठीक है. सो मैं आपको बताऊंगा हमारा जो ओल्डर रूट है वो कहां से है. ओल्डर एग्जिस्टिंग रूट जो है वो हमारा मुंबई पोर्ट से सेंट पीटरबर्ग पोर्ट. दिस इज आवर मुंबई पोर्ट. यहां से हमारा ऐसे जाता हुआ, यहां से पूरा टर्न लेता हुआ यहां पे सेंट पीटरबर्ग पोर्ट इन रशिया. सेंट पीटरबर्ग पोर्ट.
इन रशिया, ठीक है। अब हमने ईस्टर्न साइड से यहां से फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, ओके, फ्रॉम चेन्नई पोर्ट वी हैव डिसाइडेड to start our we have started actually our new route, okay, and that is basically from Chennai to Vladivostok. अब ये वाला इस तरफ से मैं पूरा यहां से यहां पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रफ मैप है ये, ठीक है। तो यहां से होता हुआ at this region we have this Vladivostok, okay, this port in Russia, okay, port Vladivostok, okay, pronunciation Russian city is very tough, okay, so this is going to be the alternative route, okay. Now you see the difference clear, it is somewhere around 5,000 something nautical miles, okay, something 5,000 nautical miles, it is 8,000 plus nautical miles, 8,000 plus nautical miles. If I go precisely, 8,675 nautical miles, this route from Mumbai to St. Petersburg, but from Chennai to Vladivostok, it is only 5,647 nautical miles. Approximately 3,000 nautical miles distance reduced, accordingly cost reduced, some all of the other things reduced, okay. And also I told you it will pass through South China Sea, and then also it will pass through Sea of Japan and then Malacca Strait, okay. So this is all you need to understand, okay. Now this export journey is of 40 days. This journey for the cargo carrying ships will be only 24 days, reduction in time, get the point. So this already we have done, so we want to increase our export to Russia, get the point, okay. So for that matter, this has been said that we will be seeing new opportunities. Also technology transfer agreements may be signed, whatever the agreements will be signed, that will come in news in 2-3 days, okay. Moreover, some data has also been given in another news that Russian oil imports cut sharp by 38%. By 38% in October, we have cut the Russian imports. How it is saying this in terms of volume? If we say earlier 103 tons, 103 lakh tons of oil we were importing October 2024. Even currently 71 lakh tons. 71 lakh tons we are importing in October 2025. Although huge amount is being imported, but if we see the cut is around 38% cut in terms of volume. Okay. So this is how you have to go through these data. Okay. So moving further, that's all for today. Tomorrow I'll come up with some other articles and we will continue. Please go through the data in the last article which I have told you. Thank you so much.